तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार एक नया किस्सा, नई कहानी लेके आपके सामने हाजिर हूँ। कल मैंने आपसे बात की थी कि मैं आज शायद आपको अबू सलेम का किस्सा सुनाऊंगा, लेकिन उसकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी कुछ, और उससे रिलेटेड मुझे कुछ ईमेल्स की कॉपीज़ चाहिए थी जो अभी तक नहीं पहुंची हैं। वो बहुत संगीन मामला था कि कैसे अबू सलेम हिंदुस्तान की एजेंसीज़ को चकमा देते हुए दिल्ली से नकली पासपोर्ट पे भागा। तो आज हो सकता है कि सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे और मैं वो कहानी आपको कल सुनाऊंगा। आज एक को बहुत और दूसरा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ जो मुझे कल ही याद आया। कल मैंने आपको बताया था कि मैंने कैसे उस ज़माने के डीसीपी क्राइम के.एल. प्रसाद साहब से बात की। उनका नाम आते मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ गया जो उनके समय पे ही, उसी टाइम पे 1997 में ही, 97 में ही क्राइम ब्रांच में हुआ था और काफ़ी चर्चा का विषय बना उन दिनों में, क्योंकि उसकी लड़ाई बहुत दूर तक पहुंची, हाई कोर्ट तक। उसमें पुलिस को सम्मन किया गया, तभी के जॉइंट चीफ क्राइम को और प्रसाद साहब को भी। बड़ा संगीन मामला था, लेकिन कुछ ऐसे कारण बने कि एक जो हमारी आपसी गुडविल थी उसको लेते हुए वो मामला बड़े तरीके से सुलझाया गया। नहीं तो उसके जो आगे का जो कार्रवाई हो सकती थी कोर्ट की, बहुत गंभीर संगीन हो सकती थी। तो ये किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि दो डायमंड व्यापारियों की आपसी लड़ाई में क्राइम ब्रांच के बड़े ऑफिसर कैसे घेरे में आए। ये बड़ा अजीब सा किस्सा है जो नहीं होना चाहिए था। हुआ कुछ ऐसे कि उस ज़माने में एक बहुत बड़े हीरे के व्यापारी हुआ करते थे, डायमंड के व्यापारी। उनका नाम था दिनेश पंड्या। दिनेश पंड्या मुझे जानता था, कुछ और कारणों करके उसके एक दो बार कुछ प्रॉब्लम हुई, और हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड थे जिनमें महेंद्र कोठारी भी एक डायमंड डीलर था, उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी। इनका एक कॉमन फ्रेंड था मदन जैन, वो भी बहुत बड़ा डायमंड डीलर था। उसका कहीं एक बार डीआरआई में कुछ प्रॉब्लम थी जो उसके मुताबिक जायज़ थी, और डीआरआई को कुछ गलतफहमी थी। तो मेरे जो डीआरआई में दोस्त थे ऑफिसर, मैंने उनकी मीटिंग करवाई, तो उसमें वो जो खुलासा हुआ और किसी तरह मदन जैन की जान बच गई। तो वो मेरा काफ़ी फ़ैन हो गया, भक्त हो गया मदन जैन। और उसके थ्रू जो उनका जो फ्रेंड सर्कल था हीरा व्यापारियों का, वो मुझे अच्छी तरह मिलने लगे, बातचीत करने लगे। तो वो काम तो उनका कोई इतना होता नहीं था, लेकिन एक गुडविल जो मेरी थी क्रिएट हुई, मुझे काफ़ी स्टोरी मिलने लगी डायमंड ट्रेड में कैसे हेरा फेरियाँ होती हैं, कैसे होता है ट्रेन, कैसे हीरे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। खैर वो एक सेपरेट कहानी है, फिर कभी आपको सुनाऊंगा। मुझे बहुत नॉलेज मिली इन लोगों से मिलने के बाद हीरा व्यापार की। हमने उसके बाद इस ट्रेड के ऊपर स्टार मैगजीन के लिए और रॉयटर्स के लिए बहुत बड़ी स्टोरीज भी की थी, डायमंड्स नॉट फॉर एवर। खैर, तो एक दिन जब 1997 में 12 जून को मेरे ऊपर छोटा राजन का हमला होता है, गोलियां लगती हैं। मैं हॉस्पिटल से शाम को घर वापस आता हूँ, तो जो लोग मुझे मिलने आए उनमें सबसे पहले लोगों में से महेंद्र कोठारी और दिनेश पंड्या और उसका छोटा भाई राकेश, वो मुझे घर में मेरा हालचाल पूछने के लिए आए। तो गुडविल थी, तो उसने मुझे ऑफ़र दिया कि सर, जो जहाँ आप रहते हो, आप जिस किस्म के काम करते हो, आप निडर हो, डरते नहीं हो किसी से, अंडरवर्ल्ड से पंगे, पुलिस वालों से पंगे, कस्टम वालों से आपके पंगे, तो आपको थोड़ा सा घर जो है वो सेफ जगह पे, सेफ लोकेलिटी पे होना चाहिए। आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, कोई भी आपको सोए हुए खिड़की में से गोली मार देगा, तो हमें आपकी, अभी तो आप बच गए, आगे और भी अटैक हो सकता है। तो आप मेरे साथ चलिए, मेरे जुहू में 2 फ्लैट खाली पड़े हैं एक बिल्डिंग में, कोई नहीं रहता वहाँ पे, तो आप उनमें से जो अच्छा लगता है एक आप ले लीजिए। तो मैंने कहा, दिनेश भाई, बात यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं सरकारी कॉलोनी में रहता हूँ, पुलिस स्टेशन नज़दीक है, इतने सालों से सब जान पहचान है, तो वहाँ पे उसका किराया इतना महंगा होगा, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकूँगा अपनी सैलरी में से। बोलता, नहीं, आपको किराया वराया कुछ नहीं देना है, मैं आपको बाद में समझाऊँगा सब,
लेकिन अभी आप कल अपना सामान बांध के रखिए, मैं टेम्पू लेके आता हूँ, आप मेरे घर में चलिए। तो वो दूसरे दिन वो वाकई टेम्पू लेके आ गया और हमारा सब सामान, क्या किराए के मकान में रहते थे, सामान क्या ज़्यादा होता था, वो बेड और एक छोटी सी अलमारी, बाकी किचन के बर्तन बस। तो हम सामान रख के मुझे जुहू ले गया, चांद सोसाइटी जुहू, जिसका जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूँ। और बहुत लोगों ने मुझे सवाल भी किए थे अपने कमेंट्स में कि अगर आप इतने ईमानदार थे तो जुहू जैसे पॉश एरिया में, अमिताभ बच्चन के पड़ोस में, दारा सिंह के घर के पास, ऋतिक रोशन के घर के पास, फिरोज़ खान, ये सब उस एरिया में आप कैसे ये आपने घर अफोर्ड किया। तो वो किस्सा भी इसी बहाने आपको आज मालूम पड़ जाएगा। तो जब हम पहुँचे तो चांद सोसाइटी में ई ब्लॉक में 4th फ्लोर पे उसके 2 घर थे साथ साथ, अंदर एक दरवाज़ा खोल के जोड़े भी हुए थे। तो उनमें से ज़बरदस्ती उसने जो एक घर मुझे वो थोड़ा पसंद आया, 1 बेडरूम हॉल का फ्लैट था, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं था, सीढ़ियाँ थी, लिफ्ट भी नहीं थी, बहुत पुरानी सोसाइटी बिल्डिंग थी। और वो पता नहीं कैसे इतने साल सर्वाइव की। जब ऊपर से कहीं बड़ा जहाज़ निकलता था तो उसकी खिड़कियाँ हिलती थी, लेकिन गिरी आज तक नहीं, वो आज भी है वहाँ पे। तो वो घर मुझे उसने ज़बरदस्ती मेरी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए मुझे अब रहने के लिए घर दे दिया। उसका बाद में मुझे पता चला कि उसका कुछ प्रॉब्लम थी, मैं वो बाद में किस्सा सुनाऊंगा। पहले जो क्राइम ब्रांच की और दिनेश की जो टक्कर हुई, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसी ज़माने में एक बहुत बड़े और डायमंड डीलर थे वहाँ पे, जिनका नाम था सुराज डायमंड्स वाले, उसका नाम था जतिन मेहता। उस आदमी ने बहुत बड़ा पब्लिक इशू निकाला था स्टॉक एक्सचेंज पे, और बहुत टाइम्स ओवर वो सब्सक्राइब हुआ था। तो पूरे अखबारों में रोज़ ऐड आती थी, सुराज डायमंड, सुराज डायमंड, सुराज डायमंड। एक तहलका सा मच गया था और ऐसे लगा कि भरत भाई शाह से भी बड़ा डायमंड मर्चेंट वो गिना जाने लगा। नारीमन पॉइंट की एक पॉश बिल्डिंग में उसका ऑफिस था, वहीं पे उसकी एक अंदर उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जहाँ कटिंग और पॉलिश की जाती थी। दर्जनों वर्कर वहाँ पे काम करते थे। मैं एक बार गया भी था उसकी इंटरव्यू करने के लिए। हमने स्टर्न मैगजीन के लिए जो स्टोरी की थी, तो उसके जो राइटर और फोटोग्राफर जर्मनी से आए थे, उनके साथ जो हमने इंटरव्यू की थी, तो उसमें मैं जतिन मेहता को मिल चुका था। इसी तरह हमने भरत शाह की भी इंटरव्यू की थी, कुछ और बड़े डायमंड वालों की भी इंटरव्यू उस सीरीज़ में हुई थी। बहुत लंबा चौड़ा वो आर्टिकल उस मैगजीन में छपा था। खैर, तो पता लगा कि दिनेश पंड्या और जतिन मेहता का पुराना बहुत अच्छा व्यापारी रिश्ता था। उसके पहले दिनेश जो था वो बैंकॉक में बहुत बड़ा डायमंड का काम करता था। उसका नाम था वाइट जेम कंपनी, मैंने किसी वीडियो में जिक्र भी किया था। उस अपने ज़माने में कुछ साल पहले उससे थाईलैंड का सबसे बड़ा डायमंड मर्चेंट जो था वो दिनेश पंड्या गिना जाता था। पेंट हाउस लेके रहता था, पॉश इलाके में उसका शोरूम, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर शाम को इसके साथ बैठ के खाना खाया करते थे। तो इतना बड़ा इसने अपना स्थान थाईलैंड में जाके बना लिया था। बाद में पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ, मुझे तो पता नहीं था, अभी मैं दिनेश को जानता नहीं था। तो उसका वो पूरा बिजनेस था जो वो क्रैश हुआ। रातों रात वो आदमी अरबोंपति करोड़ोंपति से वो ग्राउंड पे आ गया। किसी तरह वहाँ से कुछ पुलिस के केस बने, कुछ कस्टम के केस बने, कुछ इनकम टैक्स के, कुछ तो उसको बड़ी तरीके से थाईलैंड से भागना पड़ा। वो थाईलैंड से भाग के साउथ अफ्रीका गया। वहाँ से थोड़े दिनों के बाद जिम्बाब्वे में उसने अपना बिजनेस नए तरीके से शुरू किया। जिम्बाब्वे जाके फिर वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ और वहाँ का इतना बड़ा डीलर फिर बन गया कि हमारी क्रिकेट टीम इंडिया की जब जिम्बाब्वे में मैच खेलने जाती थी, टेस्ट मैचेस, तो एक दिन पूरी टीम जो है वो दिनेश पंड्या के घर में चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह करने, विजिट करने उसके बंगले पे जाया करती थी। ये कई साल ऐसा होता रहा। खैर, उसके बाद वो जो जतिन मेहता था उसके साथ इसका कोई डीलिंग हुई 6 करोड़ रुपए की। उसका कुछ आदान प्रदान नहीं हुआ तो उनकी आपस में डिस्प्यूट हो गया।
तो उन दिनों में दिनेश था जो वो ज़िम्बाब्वे से अपनी किसी फैमिली ज़िम्मेदारी को लेके कुछ तो इंडिया आया हुआ था। तो उसके जो पिताजी थे वो जयपुर में फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को जानते थे। केसी बकाड़िया वगैरह उनके पर्सनल फ्रेंड थे। तो इस तरह से काफ़ी वेल कनेक्टेड फैमिली थी सारी। और चांद सोसाइटी के नज़दीक थोड़ा समुंदर के किनारे पे इसका अपना बंगला था जहाँ अपने परिवार के साथ रहता था। उस बंगले के साथ और फिल्म वालों के बड़े हस्तियों के हीरो हीरोइंस के बंगले भी थे। तो काफ़ी पैसा दिनेश ने कमा के रखा हुआ था और अच्छा इन्वेस्ट करके रखा था। तो हुआ ऐसे कि दिनेश का और जतिन का जब झगड़ा होता है तो उसके बीच में व्यापारी लोग पड़ते हैं। जो टाइम लिमिट दी जाती है पैसा देने की पूरी नहीं हुई। तो अल्टीमेटली जतिन ने अनऑफिशियली क्राइम ब्रांच के कुछ सीनियर ऑफिसर्स की मदद लेके दिनेश पंड्या के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि मेरा पैसा वापस दो, नहीं तो हम आपको अरेस्ट करवा दूंगा। तो पुलिस से लड़ के दिनेश पंड्या अपने 11 साल के बेटे के साथ, फैमिली उसकी बाकी ज़िम्बाब्वे में थी, उसने रात की फ़्लाइट की टिकट करवाई और अपने बेटे को लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गया और फ्लाइट में बैठ गया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। पहली बार मैंने इतने साल क्राइम रिपोर्टिंग करके देखा कि आदमी जेन्युइन पासपोर्ट, जेन्युइन टिकट, कोई केस नहीं है उसके ऊपर, इज़ नॉट वांटेड इन इंडिया, कोई उसका क्राइम नहीं है। उस आदमी को बम्बई की क्राइम ब्रांच के ऑफिसर जहाज़ में जाके सीट से बैठे हुए को निकाल के ले आते हैं। दे अरेस्ट हिम और उसके 11 साल के बच्चे को बोलते हैं कि तुम अकेले जाओ। तो ये बहुत हैरानी की बात थी। एयरपोर्ट में जहाज़ उड़ने के चंद मिनट पहले उसको जहाज़ से निकाल के ले आए। तो उसके जो भाई था छोटा राकेश, वो सुबह मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे हो गया, रात को दिनेश भाई साहब को अरेस्ट कर लिया क्राइम ब्रांच ने। मुझे ये बात इसलिए बुरी लगी कि ये तरीका सही नहीं है जो क्राइम ब्रांच ने अपनाया। तो मैंने अपने सोर्सेज को फ़ोन किए, मालूम किया, तो पता चला कि जो जॉइंट सीपी क्राइम थे उस समय RS शर्मा, उन्होंने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये सब ऑर्डर दिए और इसको निकाला गया जहाज़ से। RS शर्मा मेरे भी आज भी मेरे दोस्त हैं, हम फेसबुक के फ्रेंड भी हैं। हम घर में आना जाना भी है, मेरे फंक्शंस में भी आए। लेकिन मुझे शर्मा जी की वो बात अच्छी नहीं लगी। बाद में शर्मा जी बॉम्बे पुलिस के कमिश्नर भी बने, रंजीत सिंह शर्मा। तो मैंने उनको फ़ोन करने की कोशिश की, वो समझ गए कि ये बलजीत शायद दिनेश पांड्या की बात करेगा, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने प्रसाद साहब से बात की, वो बोलते मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो केस हो गया, अरेस्ट हो गया, आप कोर्ट में जाइए, क्राइम ब्रांच कुछ नहीं कर सकती। तो वह दिल अंदर से प्रसाद साहब भी दुखी थे कि जो पुलिस ने जिस तरीके से काम किया शायद इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। बट बीइंग मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स वो खुल के सामने नहीं आ सकते थे, उनकी मजबूरी थी। तो मैं उस समय उसी 10 बजे सुबह जब देखा कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही, तो एक श्यामराव सावंत बहुत बड़े एडवोकेट हुआ करते थे, काफ़ी उम्र के थे, 80 साल के करीब एज थी। एक ज़माने में जिंदा सुखा का केस भी उन्होंने लड़ा था पूना में जाके। तो क्राइम ब्रांच में उनका बहुत आना जाना था। तो अरविंद इनामदार जो जॉइंट CP थे जब, तो उनके साथ मेरा काफ़ी राब्ता हो गया था। गोवा के केसेस में, कस्टम के केसेस में हमारी काफ़ी हेल्प की थी। तो मैं दिनेश पंड्या की फैमिली को लेके सावंत साहब के पास चला गया। वो बोलते बेटा मेरी उम्र हो गई, मैं अभी बराबर खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, तो मैंने नए केस लेने बंद किए हुए हैं। तो हमने उसको मजबूर किया, तो बेचारे बाहर गए हमारा केस लड़ने के लिए। तो हम 11:30-12 बजे हमने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो आज़ाद मैदान में जो कोर्ट है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, वहाँ पे श्यामराव सावंत हमारे आदमी की, दिनेश पंड्या की ज़मानत की एप्लीकेशन दे दी। तो वो बेचारे बहुत सीनियर थे, बहुत रिस्पेक्टेड थे। और वो जो कुदरती जो जज था उस दिन वहाँ पे, वो एक ज़माने में इनका जूनियर रहा हुआ था वकील। तो खैर वो बातें तो कोर्ट में चलती नहीं। तो जब बहस हुई तो उसमें जज ने पुलिस के वकील को पूछा कि आपने इसको क्यों अरेस्ट किया है। तो पहली बार पुलिस के एडवोकेट ने जवाब दिया कि इसके खिलाफ बैंकॉक में अरेस्ट वारंट पेंडिंग है और इंटरपोल का नोटिस है इसको अरेस्ट करने का। तो सावंत साहब ने पूछा कि ठीक है हमें दिखाइए वो इंटरपोल का जो
अलर्ट है, अरेस्ट वारंट है, इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट, वो पुलिस के पास था नहीं। वो जतिन मेहता ने पुलिस को बताया था कि आप इसे अरेस्ट कर लो, मैं थोड़ी देर में बैंकॉक से अरेस्ट वारंट जो है इसका मंगवा लूँगा। तो दिल्ली में सीबीआई के पास भी कोई अरेस्ट, हालांकि सीबीआई इंटरपोल के साथ तालमेल रखती है, तो सीबीआई के पास कोई ऐसा नहीं था अरेस्ट वारंट। तो किस बेस पे दिनेश पंड्या को अरेस्ट किया, ये सावंत साहब ने कोर्ट में सवाल रखा। तो जज ने इमीडिएटली सुन के उसको जमानत देने लगे, तो पुलिस के वकील ने फिर कहा कि हमें 24 घंटे का टाइम दीजिए, हम इसका इंटरपोल का अरेस्ट वारंट जो है वो पेश कर देंगे। तो जज ने ठीक कहा, ठीक है, अब कल फिर 11 बजे इस केस की सुनवाई होगी, वो आप कल तक इसका अरेस्ट वारंट हमें दिखाइए। दूसरे दिन 24 घंटे फिर कोई अरेस्ट वारंट नहीं आया। मुझे लगता है शायद को होगा भी, तो दिनेश ने बैंकॉक में अपने सोर्सेस एक्टिवेट करके वहाँ से वो रुकवा दिया। सीबीआई ने हमारी इंडियन एम्बेसी को अप्रोच किया, इंटरपोल का जो विंग था बैंकॉक में उसको अप्रोच किया, लेकिन किसी ने कोई वारंट जहाँ था नहीं या किसी तरह भेजा नहीं। तो दूसरे दिन दिनेश शर्मा की कोर्ट ने ज़मानत दे दी और पुलिस को फटकार लगाई कि आप बिना मतलब एक आदमी को उसके बच्चे से बिछोड़ के उसको गलत अपने हिरासत में लिया, और मैं आप कुछ ऑर्डर कर सकता हूं आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी, लेकिन क्योंकि अब हमने बेल दे दी है और जो बेचारा जो आरोपी है उसको रिलीफ मिल गई है, इसलिए हम अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। और कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को कहा कि इसका जो पासपोर्ट आपने लेके रखा है वो इसको इमीडिएटली वापस किया जाए। तो उसकी ज़मानत होगी 1 लाख रुपए कैश बेल। वो भर के बाहर आ गया, क्राइम ब्रांच ऑफिस गया कि मेरा पासपोर्ट दीजिए, आज देते हैं कल देते हैं, 2 दिन उसका पासपोर्ट नहीं दिया। तो श्यामराव सावंत फिर गुस्से में आ गए, बहुत सीनियर एडवोकेट थे। तो श्यामराव सावंत जी ने एक नई एप्लीकेशन तैयार की और हाई कोर्ट में स्पेशल पटिशन डाल दी, रेट पटिशन accusing R.S. शर्मा ज्वाइंट सीपी क्राइम एंड के.एल. प्रसाद डीसीपी क्राइम कि उन्होंने लोअर कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना और इसका पासपोर्ट जो है वापस नहीं कर रहे। इमीडिएट डायरेक्शन शुड बी इशूड अगेंस्ट दीज 2 ऑफिसर। पर्सनली नाम लेके उन्होंने अपील फाइल की, क्राइम ब्रांच के अगेंस्ट नहीं, ये दोनों ऑफिसर के नाम से। तो वो बहुत प्रॉब्लम होगी क्राइम ब्रांच के लिए। बड़ा हाई कोर्ट ने समन कर दिए कि आप इसका बताइए, आप पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे। तो R.S. शर्मा के.एल. प्रसाद का मुझे फ़ोन आया कि बलजीत साहब ऐसे मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, आपने मेरा नाम क्यों डाल दिया अपील में। मैंने कहा मैंने नहीं डाला, वो तो श्यामराव सावंत जी ने डाला है। बोलते मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे बीच में आपने मेरा पूरे कैरियर में मेरा कभी ऐसा कोई दाग नहीं लगा, मेरी एक्शन पे, मेरी वर्दी पे, मेरे करैक्टर पे। ये पहली बार मुझे हाई कोर्ट से इस किस्म का सम्मान आया है, ये मेरे लिए बहुत बुरी बात है, मेरे कैरियर के लिए अच्छा नहीं। और आपको मालूम है कि मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो मैंने फिर बड़ी मुश्किल से श्यामराव सावंत को, उन्होंने उसी दिन शाम को पासपोर्ट वापस कर दिया। तो लेकिन श्यामराव सावंत केस वापस लेने को तैयार नहीं, हाई कोर्ट के वो अकड़ गए, बोलते मैं तो छोड़ूंगा नहीं। पुलिस की इतनी हमाकत कैसे हुई, आधी रात को आप फ्लाइट से आदमी को पकड़ते हो, बाद में उसका कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उसका पासपोर्ट वापस नहीं करते हो। तो खैर बड़ी मुश्किल से श्यामराव सावंत जी को मनाया गया और दूसरे दिन हाई कोर्ट से वो जो केस था वो विड्रा किया गया, ये कह के कि क्योंकि क्राइम ब्रांच ने मेरे क्लाइंट का पासपोर्ट वापस कर दिया है एंड ही इज़ फ्री टू गो एनीवेयर, इसलिए हम ये पटिशन वापस लेते हैं। तो ये एक आज के दिन में भी भले इतनी बातें हुई, लेकिन एक रिपोर्टर और एक पुलिस ऑफिसर के बीच का जो रिश्ता होता है वो हमारा आज भी कायम है। मैंने कल बताया, कल मेरी प्रसाद साहब से लंबी चौड़ी बात हुई, शाम को फिर हुई दोबारा बात। R.S. शर्मा से मेरी आज भी दोस्ती है। एक प्रोफेशनल काम होता है जिसमें आपको एक प्रॉपर गुडविल और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना के रखनी पड़ती है पुलिस वालों के साथ और अपने सोर्सेज के साथ। तो ये कहानी थी। और उसके 2 दिन के बाद दिनेश पंड्या अपनी बाकी जो फैमिली थी उसको लेके वापस जिम्बाब्वे चला गया और मैं उसके उस घर में जो उसने मेरे ऊपर अटैक होने के बाद दिया था, उस घर में मैं तकरीबन 11 साल रहा और सिर्फ मैं उसका जो मंथली मेंटेनेंस होती थी 700-800 रुपया वो भरता था। उसने कोई किराया मेरे से नहीं लिया।
वो लंबी चौड़ी एक दूसरी और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बाद में देश पंडिया का क्या हुआ, उस घर का क्या हुआ, वो फिर कभी सुनाऊँगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।